नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। चुनाव का समय नजदीक है। 4 फेरे लिए जा चुके हैं, 3 फेरे लिए जाने बाकी हैं और 7 फेरों के बाद पता चलेगा कि दुल्हन घर जाएगी या नहीं जाएगी जब 7 फेरे पूरे हो जाएंगे। लेकिन 4 फेरों के बाद कुछ आइडिया होने लगा है, कुछ पता चलने लगा है। देखिए, ये आज से 3-4 महीने पहले जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, आज वो चीज सामने दिखाई दे रही। आज ये सामने दिखाई दे रहा है, 3-4 महीने पहले ये सोचा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग तरह के संघर्ष हैं, आपसी संघर्ष हैं, जमीनी संघर्ष हैं। इनमें समझौता कैसे होगा, इनमें एकता कैसे होगी। और ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर माननीय मोदी जी का एक छत्र राज्य है और वो एक, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का महत्व कम हो गया है, माननीय मोदी जी का महत्व ज्यादा हो गया। मोदी की गारंटी होता है, वो बीजेपी की गारंटी नहीं होता। पहले बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, आज बीजेपी केवल माननीय मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहती है, जैसे कि अमेरिका में होता है, जहां राष्ट्रपति प्रणाली में होता है, जहां पे भारत जैसी लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं और चुनाव होने के बाद ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं और अपने नेता को चुनाव करते हैं और जो नेता बनता है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है और विधानसभाओं में जिसको विधानसभा के सदस्य चुनते हैं वो चीफ मिनिस्टर बनता है। लेकिन ये परंपरा पिछले 10 साल से खत्म हो गई। पहले से बता दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का मतलब नहीं माननीय मोदी जी का चुनाव है, ये अमित शाह जी का चुनाव है। तो या तो माननीय मोदी जी हैं या अमित शाह हैं। तो जो कल्पना की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन में या विपक्षी दलों में आपस में समझौता हो ही नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी में तो समझौता है, माननीय मोदी जी की बात सब मानते हैं, ऐसा सोचा जा रहा था। उसके बाद जब नीतीश कुमार एक प्रकार से इंडिया गठबंधन के मुख्य संरक्षक बने, सूत्रधार बने, तो लगा कि इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और नीतीश कुमार बिहार में पूरी धरा को मोड़ देंगे। आरजेडी का और जेडीयू का, कांग्रेस का, लेफ्ट का वोट मिला के करीब 70-75% होगा और बीजेपी साफ हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बन गए, उससे थोड़े समय के लिए लगा कि नीतीश कुमार ने तो मझधार में छोड़ दिया इंडिया गठबंधन को और लड़ाई जो है एक तरफा है। फिर छोटे चौधरी चरण सिंह के पुत्र जयंत चौधरी, अजीत सिंह जी के पुत्र, उन्होंने भी ऐन वक्त पे जो राज्यसभा का टिकट चुनाव भी उनको सपा के समर्थन से मिला था और उनके साथ विधायक भी जीते थे सपा के समर्थन से, उन्होंने भी माननीय मोदी चौधरी चरण सिंह की छवि देखी और वो भी इंडिया बीजेपी गठबंधन में चले गए। तो कुछ लगा कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है और बीजेपी बड़ी स्ट्रांग हो रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो ये समझ में आया कि इंडिया गठबंधन से जो अपेक्षा नहीं थी वो उससे ज्यादा आपसी समझदारी, समन्वयन से चुनाव लड़ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, राहुल गांधी महाराष्ट्र जाते हैं, शरद पवार के साथ मीटिंग करते हैं, एड्रेस करते हैं, पब्लिक एड्रेस करते हैं, उद्धव ठाकरे करते हैं। जहां कांग्रेस का कैंडिडेट होता है शरद पवार मदद करते हैं, उद्धव ठाकरे मदद करते हैं। जहां शिवसेना का कैंडिडेट होता है कांग्रेस और एनसीपी मदद करते हैं। माने एक मैसेजिंग हो रही है कि हम लोग एक दूसरे के लिए को जिताने के लिए एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। दिल्ली में आप देख रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं जिसमें 3 कैंडिडेट्स हैं केवल उनके साथ। एक है डॉक्टर उदित राज, एक हैं कन्हैया कुमार और एक हैं जेपी अग्रवाल। जेपी अग्रवाल, कन्हैया कुमार और डॉक्टर उदित राज तीनों कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और अखिलेश और अरविंद केजरीवाल उनके लिए कन्वेंसिंग कर रहे हैं और लाखों के हजारों की भीड़ है। कन्हैया कुमार अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, संजय सिंह लखनऊ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अरविंद केजरीवाल लखनऊ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो एक प्रकार का समन्वयन की जो परीक्षा होनी थी और ये सोचा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन तो आपस में मिलजुल के लड़ ही नहीं पाएगा, लड़ झगड़ के मर जाएगा, वो नहीं हो रहा है जो बीजेपी को लग रहा था कि ऐसा होगा।
दूसरी तरफ ये सोचा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो एकजुट होकर लड़ेगी, काडर बेस्ड पार्टी है। अब एक थोड़ा सा मैनेजमेंट का एक सिद्धांत भी आपको बता दूं। मैनेजमेंट के 3 तरीके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के 3 तरीके हैं। एक है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, मजबूत नेता, बहुत मजबूत नेता, सब उसके सामने सिर झुका के खड़े होते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक लीडर, पंडित नेहरू टाइप, अटल जी टाइप। और तीसरा होता है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग, कि तुम ये करो मैं करूंगा, तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा, इम्प्लिसिट बार्गेनिंग। ये 3 तरीके मोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके हैं। अटल जी डेमोक्रेटिक लीडरशिप में बिलीव करते थे, नेहरू जी डेमोक्रेटिक लीडरशिप में, लाल बहादुर शास्त्री हों, मोरारजी भाई हों, बाकी लोग डेमोक्रेटिक लीडरशिप में अभी तक 75 साल में लोगों ने माना था। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर एक नया टाइप की लीडरशिप उभारी गई देश के अंदर, जिसमें ऑटोक्रेसी एक तंत्र, जिसमें अगर माननीय मोदी जी चाहें तो पूरे के पूरे गुजरात के कैबिनेट को बदल दें। जो विधानमंडल की जब मीटिंग हो और जो व्यक्ति सबसे पीछे की रो में बैठा हो, जिसने सपने में भी ना सोचा हो कि मुख्यमंत्री बन सकता है, उसका नाम पुकारा जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए गुजरात के अंदर। राजस्थान के अंदर सब जानते थे कि वहां 3-4 गुट हैं, पूनिया साहब हैं, शेखावत साहब हैं, वसुंधरा राजे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता। तो आपसी स्पर्धा है, लेकिन इसमें से ही कोई बड़ा नेता बनेगा। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी ने बना दिया जो पहली बार चुनाव जीता था। इसके पहले बल्कि वो चुनाव बीजेपी के अगेंस्ट लड़ा था और जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन वो भजन लाल शर्मा जी वहां नेता बन गए, इधर मोहन यादव जी बन गए, जबकि वहां पुराने मामा जी थे जो 3-4 बार के मुख्यमंत्री थे। बड़ा उन्होंने स्त्रियों के लिए और नारियों के लिए काम किया था और जिताया भी था बीजेपी को, लेकिन वहां मोहन यादव बन गए। यहां पे खट्टर साहब थे, मनोहर लाल खट्टर साहब, और उसके बाद उन्हें हटा के सैनी साहब को ले आए इलेक्शन के पहले। तो इसका मतलब यह है कि जो गुजरात लॉबी चाहती है, जो माननीय मोदी जी चाहते हैं, जो अमित शाह चाहते हैं, वो हो जाता है। केवल एक प्रदेश है जिसको चुनौती दे रहा है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपनी पंचायत बना रखी है और अमित शाह जी से स्पर्धा होने के बावजूद योगी जी को वो नहीं हटा पा रहे हैं मुख्यमंत्री पद से। लेकिन आज अगर अमित शाह जी की चले और गुजरात लॉबी की चले तो योगी जी को हटा देंगे। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 5 जून को अगर इन लोगों का चलेगा, क्योंकि चलेगा ही, अगर अपोजिशन दिल्ली में सरकार आ भी जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन भी जाती है, तो माननीय मोदी जी और अमित शाह के हाथ में ताकत रही तो योगी जी को हटा देंगे, किसी और को बना देंगे। बीजेपी के अंदर एक नई प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। बीजेपी जिसके लिए कभी अपेक्षित नहीं था और पास्ट में कभी नहीं हुआ था, वो आज गुटबाजी में बुरी तरह से उलझी हुई है। और 3 गुट आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। एक गुट है जिसमें माननीय मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, और जिसको आप गुजरात लॉबी कहते हैं, जिसके बाद पैसे की भीषण ताकत है। 2013 में भी जब चुनाव में नेता बनाया जाए किसको, बीजेपी का ये प्रश्न उठा, और क्योंकि बाकी नेताओं के पास इतनी धन संपदा नहीं थी कि वो बीजेपी को चुनाव लड़वा सकें, तो मोदी जी को इसलिए आगे किया गया था कि अंबानी अडानी जी उनके साथ थे, गुजरात लॉबी उनके साथ थी, और गुजरात लॉबी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो पैसे और राजनीति का गठजोड़ हुआ और भारतीय जनता पार्टी जीती, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा उस समय आंदोलन चला था, जिसके पैसे भी पूंजीपतियों का था। तो पूंजीपतियों का राजनीतिज्ञों के गठजोड़ ने एक लॉबी क्रिएट की जो गुजरात लॉबी बनी। लेकिन जब ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आगे बढ़ी तो इसने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े शक्ति के केंद्र बिंदु आरएसएस को इग्नोर करना शुरू किया। उनकी सुनवाई बंद हो गई, उनके नेताओं को तिरस्कृत किया जाने लगा, मान सम्मान उनको वो नहीं मिला। चाहे मंदिर का उद्घाटन का मामला हो या प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो, तो फोकस केवल एक आदमी पर, कोई पुल बने फोकस एक आदमी पर, रेल चले झंडा हिलाना केवल एक आदमी पर, चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे आरएसएस के बाकी लोग हैं पृष्ठभूमि में। नितिन गडकरी के ऊपर बरदहस्त था आरएसएस का, उनको भी इग्नोर करना शुरू किया। तो एक लॉबी तो हुई गुजरात लॉबी, और एक लॉबी हुई आरएसएस लॉबी, और तीसरी लॉबी हुई
जो भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल लोग थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की परंपरा से थे, जिसमें वसुंधरा राजे थी, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के चौहान साहब थे, जिसमें ईश्वरप्पा जैसे लोग थे, जो पुराने लोग थे, जो तपे तपाए लोग थे, जो 30-40-60 से यशवंत सिन्हा थे, ये पुराने अटल जी के जमाने के ऐसे लोग थे जो आरएसएस से कम बीजेपी की विचारधारा से हर हाथ को काम हर खेत को पानी, यही है जनसंघ की निशानी वाले लोग थे। इनको भी इग्नोर करना शुरू किया, इनको भी राजनीति से बाहर करना शुरू किया। एक एक करके सब निपटा दिए गए। यशवंत सिन्हा चले गए, शत्रुघ्न सिन्हा चले गए। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, गुजरात लॉबी को मजबूत करने के लिए धन संपदा के आधार पर और ईडी सीबीआई के सहयोग से कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लाना शुरू कर दिया। अब इससे सबसे ज्यादा आहत हुए वो लोग जो थर्ड लॉबी थी, जो कि असली भारतीय जनता पार्टी थी। जो गुजरात लॉबी थी उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, उसे क्या अंतर पड़ता है, उसे तो सत्ता में रहना था और पूंजीपतियों के साथ काम करके देश का निजीकरण कराना था, सारे उद्योग उनको सौंपने थे, रिजर्वेशन को खत्म करना था और गरीबों और अमीरों की खाई को बढ़ाना था। अब आरएसएस वाले भी इसलिए परेशान कि हमारे जो मूल सिद्धांत थे, वो जो थैला लटका के गांव-गांव प्रचार करने वाले लोग थे, उन्होंने भी कहा भाई हम लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं। मिल तो गया अशोक चौहान को, शुभेंदु अधिकारी को, हेमंतो एसो शर्मा को, अमरिंदर सिंह को, सुनील जाखड़ को, रोहन गुप्ता को, गौरव वल्लभ को, राधिका खेड़ा को, और हम लोग जो है यहीं बैठे रह गए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल लोग थे उनको बाहर कर दिया। वसुंधरा राजे, मैंने राजस्थान के अंदर कोई वसुंधरा राजे को इग्नोर कैसे कर सकता है? जो कर्नाटका के अंदर एचडी देवेगौड़ा साहब के जेडीएस के साथ समझौता किया गया, वहां के लोकल नेताओं ने उसको मना किया था। उन्होंने कहा था कि समझौता मत कीजिए, इससे पोलराइजेशन हो जाएगा, कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लोकल नेताओं ने पत्र लिखे थे, मिले थे, बताया था कि देवेगौड़ा साहब के पौत्र प्रोज्वल रवन्ना के बारे में कितने वीडियोस चल रहे हैं, और ये बात खुद बाद में स्वीकार की भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने। ये तो वीडियो 4 साल पुरानी है, इसका मैंने संज्ञान में था, तभी उन्हें टिकट दिया गया, उनका इलेक्शन लड़ाया गया। इसका माने भारतीय जनता पार्टी की लोकल फीलिंग्स को इग्नोर करके आपने दागी नेताओं को ले लिया, अशोक चौहान को ले लिया, आरपीएन सिंह को ले लिया, जितिन प्रसाद को ले लिया, प्रफुल्ल पटेल को साथ कर लिया, अजीत कर लिया, सारे कांग्रेसी जो दागी लोग थे उनको अपने साथ ले लिया, केवल गुजरात लॉबी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अब गुजरात लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग हुई? क्योंकि आधार तो उसका मजबूत था नहीं, उसका सैद्धांतिक अधिकार, कोई मूलभूत संरचना तो थी नहीं, क्योंकि वो पुराने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वाले तो थे नहीं। वो तो केवल ईडी सीबीआई के डर से, या सत्ता सुख भोगने के लिए, या राज्यसभा का टिकट पाने के लिए, या पीलीभीत से टिकट मेंबर पार्लियामेंट का लेने के लिए वो भारतीय जनता पे आए थे। जीते तो जीते, हार गए तो हार गए। अच्छा, जो पुराने आपके सहयोगी थे उनको भी आपने निपटारा कर दिया उनका। पंजाब के अंदर आपने किसानों के साथ जैसा व्यवहार किया, दिल्ली के अंदर जैसे आपने किसानों के साथ व्यवहार किया, अकाली दल इस स्थिति में नहीं रहा कि आपके साथ आ जाए। सबसे पुराना सहयोगी जो शिवसेना था, बाला साहब ठाकरे का, जहां शिवसेना ने ही अपनी पीठ पे चढ़ा के बीजेपी को महाराष्ट्र में स्थापित किया था, उसको आपने पीछे कर दिया। उनके साथ 2.5 साल तो वैसे ही वो सरकार में रहे, चीफ मिनिस्टर रहे अपने महागठबंधन में, और अगर 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद आपने दे दिया होता तो आज शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। 2.5 साल वो रह लिए, उसके बाद आप जब आपके पास मुख्यमंत्री बनाने का जब आपने तोड़ लिया शिवसेना को और एनसीपी को, तो आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, उसमें भी आपको कुछ मिला नहीं, तो आपको फायदा क्या हुआ? जेडीयू से भी आपने समझौता किया, डीएनए की बात की, दुनिया भर की बात की, उसके बाद उनको ले आए, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, तो आपको फायदा क्या हुआ? तो जेडीयू आज मजबूरी में आपके साथ है, एनसीपी अजीत पवार मजबूरी में आपके साथ हैं, अपने केसेस वापस कराने थे, करा लिए उन्होंने, एकनाथ शिंदे ने भी करा लिए, और उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को सहानुभूति की फायदा मिल गया। इधर आपने अरविंद केजरीवाल को जेल भेज के सहानुभूति का फायदा दिला दिया। तो इंडिया गठबंधन तो मजबूती से समझौता करके लड़ रहा है।
और बीजेपी आज के तारीख में 3 भागों में बटी हुई है और आपस में एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रही है। अब राहुल कसवा को आप जानते ही हैं, उनको टिकट नहीं मिला। 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पहले उनके पिताजी थे, 3 बार के उनकी मां भी विधायक रहीं, बड़े प्रतिष्ठित नेता थे, युवा नेता थे, उन्हें टिकट नहीं दिया, काट दिया, कांग्रेस में आ गए। जो गुंजल साहब हैं, प्रहलाद गुंजल कोटा से जो लड़ रहे हैं, स्पीकर साहब जो ओम बिरला हैं उनके खिलाफ, वो भी वसुंधरा जी के नजदीकी हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं। वहां पे गठबंधन भी कांग्रेस ने कर लिया, जो बाप पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी है, और जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उनसे भी समझौता कर लिया। तो इंडिया गठबंधन तो वो सारे स्ट्रेटेजिक मूव्स कर रहा है जो चुनाव जीतने के लिए आवश्यक हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक तंत्र को स्थापित करने के लिए ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को पालन करते हुए जो आरएसएस उनका काडर था उसको ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और कांग्रेसियों को भरना शुरू कर दिया। अंतर विरोध पैदा हो गए। एक तो अंडर करंट थी ही, उसमें ये भीतरघात का खतरा और पैदा कर दिया। फिर उसके बाद ये तो माननीय मोदी जी ने और बीजेपी ने बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव किया था कि 400 पार, इस बार 400 पार लहर बन भी रही थी, 400 पार पे ही सारा डिस्कशन हो रहा था। वो आपके बुद्धिमान नेताओं ने, दिया कुमारी जी ने या लल्लू सिंह जी ने या अरुण गोविल जी ने या हेगड़े साहब ने उसको कह दिया कि 400 पार तो हम संविधान बदल देंगे। लहर हो गई, बदल गई, पूरे संविधान के मानने वाले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले आपके विरुद्ध हो गए। तो एक पूरा का पूरा सॉलिड वोट बैंक आपके खिलाफत में आ गए। तो एक तो वो जो आपने ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को थोपने का प्रयास किया और इस आकांक्षा से किया कि इंडिया गठबंधन मिलजुल के नहीं लड़ पाएगा, वो तो मिलजुल के लड़ लिया, आपस में आप लड़ने लगे और ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या का जो मामला था वो आप पे चस्पा हो गया। तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स। इसको कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो मूल प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक प्रवृत्ति है। अच्छा, ये भी एक मैसेज चला गया तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तेलंगाना में कि ये नॉर्थ लॉबी जो है वो साउथ लॉबी की परंपराओं और पेरियार को मानने वाले और वहां की पूजा पद्धति को मानने वालों को इग्नोर करते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं। तो साउथ तो पूरा का पूरा सॉलिडली एक हो गया और नॉर्थ इंडिया के अंदर इंडिया गठबंधन के समझौते और समन्वयन से वहां भी आप कमजोर हो गए और 30 सीटें केवल आपकी कम करनी है। 303 सीटें आपके पास थी, 273 पे आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और साउथ को आपने जब यूनाइट कर दिया, कर्नाटका में अपनी सीटें आपने कम कर ली, उत्तर में भी इस प्रकार के समन्वयन से इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ। तो राइटिंग ऑन द वॉल बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको इस बार सत्ता नहीं मिलने वाली है और सत्ता नहीं मिलने वाली है। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान का जो गठबंधन बनेगा जिसमें आइडिया ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसमें स्टालिन की भी सीटें होंगी, उद्धव की भी होंगी, शरद पवार की भी होंगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की भी होंगी, जिसमें कांग्रेस की भी होंगी, टीएमसी की भी होंगी, आरजेडी की भी होंगी, सपा की भी होंगी। तो एक पूरा आइडिया होगा जिसमें गुजरात स्टेट का केवल डोमिनेशन नहीं होगा, हिंदुस्तान के हर स्टेट का डोमिनेशन होगा। तो इसलिए ये जो बीजेपी ने आपसी अंतर विरोध खुद अपने आप पैदा कर लिए हैं, आज उनके लिए हानिकारक हो गए, कष्टदायक हो गए। अब कैसे निपटेंगे? 4 फेरे हो चुके हैं, 3 फेरे होने बाकी हैं, 7 फेरे के बाद देखते हैं ये चुनाव रूपी जो दुल्हन है इसका कहां जाएगी। इंडिया गठबंधन वधु को अपने घर ले जाएगा या एनडीए गठबंधन अपने साथ ले जाएगा, वो 5 जून को डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।